presented by V-Guard. अब की बार 400 पार मेरा खुद का निजी विश्वास है। सरकार बनाने के लिए अगर बहुमत चाहिए तो बहुमत तो 273 पे हो जाता है, तो मोदी जी को 400 की क्या जरूरत पड़ी। मुझे लगता है कि बीजेपी की असली नीति यही है, ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और ये विकास विरोधी है। कि इस बार सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आपको लगता है कि होगी यहाँ पर हरीशचंद्र मीणा को लेकर? जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं है। मैं जनता से झूठ इसलिए नहीं बोला, झूठ बोल के जाऊंगा का। अगर इतने बड़े नेता हैं, 400 आ ही रही हैं, तो जिला मुख्यालय पर तहसील में क्या, तो देखिए मुख्य प्रधानमंत्री का, यशस्वी प्रधानमंत्री का स्तर क्या आ गया। पंचायतों का प्रचार कर रहे हैं वो। TV9 राजस्थान की चुनावी कवरेज कैंपेन इस वक्त टोंक में है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, जहां से हरीशचंद्र जी मीणा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लगातार चुनावी सभाओं का दौर भी चल रहा है और इस बीच हरीशचंद्र मीणा जी का कुछ वक्त हमने लिया है उनसे बातचीत करने के लिए, किस तरह का चुनावी कैंपेन है और इस वक्त किस तरह की हवा टोंक में, टोंक के साथ साथ राजस्थान और पूरे देश में नजर आ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए। तो हरीशचंद्र मीणा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो थैंक यू सर, धन्यवाद। हरी जी, आपने यहाँ से चुनावी ताल ठोकी टोंक से, जिसको सचिन पायलट जी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि ये चुनावी क्षेत्र भी है उनका, यहाँ से विधायक हैं। सबसे पहले तो मुझे टोंक का बताइएगा, इस बार चुनावी हवा कैसी आपको लग रही है? लग रहा है कि MMG फैक्टर जो है यहाँ पर वो काम करेगा? MMG क्या होता है? एक राजनीतिक पंडित कुछ इस तरीके से कहते हैं कि मुस्लिम मीणा और गुजर समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर एक प्रभावी फैक्टर है। सर, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। इस देश में वो होगा जो देश की जनता चाहेगी, और पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसने लोगों में बहुत शुरू में 2014 में बहुत आशाएं जगाई थी, ये करेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, और 10 साल के बाद लोगों में थोड़ा सा ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमें प्रॉमिस ये किया था, ये किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अपने आप को थोड़ा मायूस वो महसूस करते हैं। और उसके ऊपर डबल मार ये हो गई कि यहाँ जो 10 साल से यहाँ सांसद महोदय हैं वही बीजेपी के हैं। जैसा मुझे सुनने को मिला है, वो किसी गांव में नहीं, एक गांव में नहीं गया आज तक, और जो सांसद निधि का पैसा कहीं खर्च नहीं किया। तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि ऐसा क्या, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जो जनता का अपमान करे, जनता के बीच में नहीं जाए, जिस जनता ने उसको चुना है। तो यहाँ एक तरह का लोगों में बीजेपी के खिलाफ कमेस जो कैंडिडेट है ना, उनसे बड़ी नाराजगी है। जी, आप कह रहे कैंडिडेट से बड़ी नाराजगी, लेकिन मैंने जो कई लोगों से बातचीत की, हम लगातार इस कैंपेन के, चुनावी कैंपेन के जरिए लोगों की राय जान रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और वो उनकी साइकी में क्या इस वक्त वो मुद्दे चल रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो बटन दबाने वाले हैं। चूँकि मैंने पहले कहा कि सचिन पायलट जी का एक चुनावी क्षेत्र भी है और एक बड़ा चेहरा यहाँ से हैं, तो आपको, कई लोगों का इस तरह का कहना है कि देखिए इस बार सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आपको लगता है कि होगी यहाँ पर हरीशचंद्र मीणा को लेकर? जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं है, वो इंसिडेंटल हैं, इंक्रीमेंटल है। मेन इश्यूज़ क्या हैं? आज देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान सरकार की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है। ये जो मुद्दे हैं राष्ट्र के, उस पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। बीजेपी को एड्रेस तो नेशनल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में छोटे इश्यूज़ नहीं होते, कौन है क्या है, व्यक्ति का होता है, 19-20 फर्क पड़ता है, पर मेन मुद्दे वो होते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं। तो जनता के मुद्दे में सब जाति और सब धर्म आ जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता बदलाव के मूड में है पूरे राजस्थान में ही। पिछले 10 साल से 25 से 25 सीट बीजेपी की आ रही है। अब लोग कह रहे साहब आधी से ज़्यादा कांग्रेस की आएगी, तो जनरल दिस अ शिफ्ट, और वो शिफ्ट एक जाति और एक धर्म और एक रीजन का नहीं है, दिस अ जनरल टेंडेंसी। तो उसमें मुझे लगता है यहाँ भी होगा वो फैक्टर। क्या आप कह रहे हैं कि बदलाव का फैक्टर है, और 2 बार से एक तरीके से कहें तो क्लीन स्वीप है बीजेपी का, फिर इस बार कांग्रेस किस फैक्टर को लेकर कॉन्फिडेंट है? फैक्टर इसमें कि जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था उस पर डिलीवर नहीं किया। जैसे मोदी जी पहली बार 2014 में लड़े कि भाई मैं विदेशों से काला धन लाऊंगा, लाखों करोड़ों, हर एक आप खाते खोल के रखो, 15-15 लाख दूंगा। तो एक फैक्टर था जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, बड़ा लाउडली उनकी एक चुनावी एजेंडा था कि जनधन के खाते खुलवाओ, हिलाओ। तो वो जनता थोड़ा सी खुश नहीं है उस बात से लेकर कि झूठा प्रॉमिस थी। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, केंद्र सरकार की नौकरियां ख़त्म कर दी, निजीकरण कर दिया। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है इन सबसे ओवरराइडिंग जो नेशनल लेवल का इशू है कि ये
अब की बार 400 पार। मेरा खुद का निजी विश्वास है कि सरकार बनाने के लिए अगर बहुमत चाहिए तो बहुमत तो 273 पे हो जाता है जी। तो मोदी जी को 400 की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं जो लगाता हूँ और मेरे जैसे एक सामान्य विचार के लोग, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी को संविधान का संशोधन करना है जी। संविधान संशोधन के लिए आपको साधारण बहुमत नहीं 3/4 बहुमत चाहिए। वो बहुमत आता है 400 के पार। और संविधान में हम लोगों को पूरी आशंका है, या तो बीजेपी बताए या यहाँ का जो एमपी का कैंडिडेट है वो होता है, वो बताने के योग्य नहीं है, शायद उनको इतनी जानकारी नहीं है संवैधानिक मामलों में, कि अगर आरक्षण खत्म कर देंगे हमारे गरीबों का क्या होगा। आरक्षण सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, ओबीसी का भी है, सवर्णों का भी है आजकल। तो कैसे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनको छात्रवृत्तियाँ मिलेगी, कैसे कॉलेजों में एडमिशन मिलेंगे, कैसे नौकरी करेंगे, और कैसे ये पंच सरपंच और जो बनते हैं इसमें भी आरक्षण होता है एमएलए एमपी में। तो एक ऐसा मुद्दा है और जो लगता है कि बीजेपी की असली नीति यही है। ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और ये विकास विरोधी है। इससे लोग चिंतित हैं। मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि देखिए बीजेपी अब ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है इस मुद्दे पर। हालांकि कई बीजेपी के नेताओं के इस तरह के बयान हमने देखे कि वो संविधान बदलने के लिए वोट की अपील करते नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर राजस्थान में आकर कहा कि देखिए अगर बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदला जा सकता। 26 तारीख के बाद देखेंगे। कहने और कथनी में तो बड़ा फर्क होता है क्या उनके मन में, पर 400 किस लिए चाहिए तो बताएं। कोई उद्देश्य तो होगा ना। जहाँ आप कहते हैं मुझे 400 चाहिए, मैं कह रहा हूँ सरकार बनाने के लिए आपको 273 चाहिए, तो ये 400 क्यों चाहिए बताएं आके। जी ठीक है। एक ये सवाल, कोर एजेंडा, कांग्रेस का कोर एजेंडा, मैं लगातार सवाल कर रहा हूं क्योंकि मुझे, जहां तक मैं राजस्थान की राजनीति को कवर कर रहा हूं, नेताओं के बयान, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्थानीय नेताओं के, प्रतिद्वंदी के आरोप प्रत्यारोप में उलझ करके अपने कोर एजेंडे को सामने नहीं रख पा रही उतना मजबूती के साथ। हमारा कोर एजेंडा है बढ़ती हुई महंगाई, युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की स्थिति, ये हमारे एजेंडा है। तो एड्रेस तो बीजेपी करे, इसको हम रेज कर रहे हैं उनके सामने एज अपोजिशन पार्टी। हम कह रहे हैं इस पर आपका क्या स्टैंड है। मोदी जी किसानों की आय बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, एमएसपी गारंटी देंगे या नहीं देंगे, ये हमारा मानना है। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई क्या रोकने, जवाब नहीं दे रहे। वो जाति और धर्म की बात करते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि आप मुद्दों से क्यों भाग रहे हो। मुद्दे देश के सामने मंदिर और मस्जिद नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई है, और वो ले जाते हैं जाति और धर्म पे। और जाति और धर्म पे वो किसी पे नहीं टिकेंगे, क्योंकि सब जातियों में, सब धर्मों में बुद्धिमान लोग हैं, सब भारत के लोग हैं और सब ने समझ लिया ये जुमलेबाजी है, इसमें होना जाना कुछ नहीं है। चलिए एक सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, चूंकि आप सांसद भी दौसा से रह चुके और पुलिस महानिदेशक भी, एडमिनिस्ट्रेटिव और एक तरीके पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और एक तरीके से कहें तो पार्लियामेंट्री अनुभव आपको दोनों हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और उस तमाम चीज़ों के अनुभव के साथ हरीशचंद्र मीना किस तरीके से फिट होते हैं राजनीति में, खास करके टोंक की राजनीति में, क्योंकि टोंक की राजनीति में वो जातिगत फैक्टर जो है बड़ा प्रबल है। अब उसको मानिए या ना मानिए, या वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में हम कोई बात कहें, लेकिन वहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि वो फिट बैठ रहे हैं मीना साहब? मैं असलियतों से भागना नहीं चाहता, ये मेरी फितरत में नहीं है। और मैं यहाँ भी इस टोंक में से, जो आप कह रहे हो टोंक में, मैं 2 बार का विधायक यहाँ से चुना गया हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं। सवाई माधोपुर का मैं रहने वाला हूँ, 2 साल से एमपी बना हूँ, तो मेरे में तो कोई विशेषता नहीं है। जनता चुनती है ना, पर जनता ये मानती है कि हरीशचंद्र मीना सच्चा सीधा आदमी है, यहाँ का रहने वाला है। मैं जनता से झूठ इसलिए नहीं बोला, झूठ बोल के जाऊँगा कहाँ। मैं तो कहीं बाहर जा नहीं सकता, मैं दिल्ली नहीं जा सकता, हरियाणा नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है। तो मैं मेरी जनता की जितनी मेरी क्षमता है, सब जातियों को, सब धर्मों को साथ लेके चलूँगा, सच्चाई के रास्ते पे ले चलूँगा, भाईचारे के रास्ते पे ले चलूँगा, और सबका निष्पक्ष रूप से मैं विकास करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी क्या विजन, मैंने सचिन पायलट जी से भी ये सवाल किया, विजन कितनी सीटों को लेकर है, ये थोड़ा एक, चूंकि अगर आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी एक क्लियर विजन रख रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत है कि एक क्लियर विजन उस पर दे कि भाई इतनी सीटों पर। बीजेपी क्या विजन, तो कह रहे हैं कि इस बार देखिए हम ये भुलावे में न रहे कि जो 14 और 19 वाला जो इतिहास है वो दोहराएगा नहीं। भजन लाल साहब कह रहे हैं। भजन लाल जी बेचारे क्या कहेंगे, वो तो चलो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हमारे मुख्यमंत्री है, विधानसभा में मेरे साथी हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। पर अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो मोदी जी मेरे यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में मीटिंग करने क्यों आ रहे हैं 22 तारीख को? अगर इतने बड़े नेता हैं, 400 आ ही रही हैं, तो जिला मुख्यालय बगैर तहसील में क्या? तो देखिए प्रधानमंत्री का, यशस्वी प्रधानमंत्री का स्तर क्या आ गया, पंचायतों का प्रचार कर रहे हैं वो। अगर इतने कॉन्फिडेंट है, उनके नाम के वोट है, कैंडिडेट उनका मजबूत है, तो
तो 10 साल से मोदी जी को भी देख रहे हैं, 10 साल से जौनपुरिया जी को भी देख रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को इस बार? जी वो तो खुद ही बताएंगे। चलिए कांग्रेस पार्टी पर आते हैं वापस। कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन को लेकर उतना आश्वस्त है इस बार राजस्थान में? हालांकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं, लेकिन 3 सीटें हैं जो गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल को गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो उतना मजबूत वो गठबंधन नजर आता है। मैं 2 सीटों के बारे में बता कर सकता हूँ जिसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है। जी। एक तो नागौर और सीकर, ये दोनों कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जी, क्योंकि देखिए एक अटपटा सा, एक अतरंगी सा गठबंधन हुआ बांसवाड़ा सीट को लेकर। वहाँ से बीएपी पहले बीएपी ने कैंडिडेट उतारा, फिर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम क्षणों में अपना कैंडिडेट उतारा, तो किसी और ने वहाँ से नामांकन कर दिया। अब उनको पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया और समर्थन बीएपी को दिया। लेकिन बीएपी समर्थन, अगर वो अलायंस की बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी अलायंस की बात कह रही है, बावजूद इसके चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में कांग्रेस के अगेंस्ट बीएपी ने कैंडिडेट उतारे। तो किस तरह का एक गठबंधन कांग्रेस पार्टी का, क्या कहीं चूक हुई क्या गठबंधन? इस बारे में मुझे उस क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर है, मुझे पता नहीं, मैं खुद के चुनाव में व्यस्त हूँ। पर 2 सीटों के बारे में मैं कह सकता हूँ जिनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत पर्सनल नॉलेज है। इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन है, सीकर और नागौर जो गठबंधन की सीटें हैं, इसमें हमारा गठबंधन काफ़ी मजबूत है। चलिए एक आखिरी सवाल सर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप पुलिस सेवाओं में बड़े अधिकारी रहे हैं, उस दौर में जब आप पुलिस सेवाओं में थे तब भी आपने चुनाव देखे, अब आप चुनाव कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं, तो क्या राजनीति में बदलाव हुआ है? किस तरह का बदलाव हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव? 2 नई चीज़ मुझे, मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, चाहे मैं सेवा में था, मेरा पूरा परिवार राजनीति में था जी। मेरे ग्रैंडफादर से लेके। एक तो पैसे का बहुत चलन हो गया राजनीति में जी। तो वो मैं मानता हूँ प्रजातंत्र के लिए बड़ी घातक चीज़ है। धीरे धीरे राजनीति आम आदमी की पकड़ से दूर होती जाएगी, तो ये गलत ट्रेंड है। और दूसरा है जाति और धर्म के आधार पर, ये दोनों का प्रयोग मैं मानता हूँ 2 चीज़ें जो हमारे लोकतंत्र को, हमारे प्रजातंत्र को खतरा है, इन दोनों से जी। बढ़ते हुए पैसे का प्रचलन और जाति और धर्म का प्रचलन, ये थोड़ा गलत है। बाकी लोग सीधे हैं, भले हैं, अभी भले लोगों को चाहते हैं, पर एक मानसिकता ऐसी बन गई, आदमी भला है और किस जाति का है, किस धर्म का है, जबकि राजनीति विचार और विचारधारा की होनी चाहिए, नीतियों की होनी चाहिए। लोग उनकी कम बातें करते हैं, जाति और धर्म पे करते हैं, वो देश के लिए घातक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिचंद मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए, क्योंकि जाहिर है चुनावी सभाओं में व्यस्तताएं बहुत हैं, मजबूरियां भी होती हैं, नेताओं और प्रत्याशियों के पास वक्त कम होता है, लेकिन हरिचंद मीणा जी ने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर हरिचंद मीणा साहब ने अपनी बातें खुलकर रखी हैं। आगे और राजस्थान में बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर राजस्थान में कौन जीत रहा है, और वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9 राजस्थान। Presented by WeGuard.